बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में जान लीजिए। ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है इसमें हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। उस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स को गिवन नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब उतने नंबर ऑफ ईयर्स जितना कि आपको आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि जो आपकी गुडविल जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, वो आपको प्रॉफिट कमा के दे सकती है विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है बच्चों, ये एक एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स होता है। ठीक है, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। फिर बात करते हैं अबाउट सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आप अर्न करते हो इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर्स इन द सिमिलर बिजनेस। इसमें भी आपका पहला स्टेप यही है कि एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो वो प्रॉफिट ऐसे ही निकाला जाएगा जैसे यहाँ निकाला गया है। फिर दूसरे स्टेप में आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल रेट बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड कर देना है, इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर दीजिए, उससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करिएगा इंस्टेड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ठीक है बच्चों, तो ये दो मेथड आपको क्लियर हो गए। अब मैं बाकी की मेथड्स भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स को आप लिख भी लीजिएगा, इनके जो मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। एंड उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी तरह से लिखे हुए होंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर भी हो रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट डाउन भी कर लें। लोगों की लिखने से चीज़ें याद भी हो जाती हैं बच्चों, सिर्फ देखने से और सुनने से याद नहीं होता है। उनसे आपको समझ जरूर आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टे कराना है तो आप उनको साथ साथ लिख भी लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में जो गुडविल निकाली जाती है उसमें दो मेथड हैं फर्दर। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले बात करेंगे अबाउट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज कर लीजिए। ठीक है, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए फिर कैपिटलाइज करिएगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइड बाय गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल का टोटल प्रॉफिट है तो चारों को जोड़ दीजिएगा, किसी साल लॉस होगा तो माइनस भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपॉन गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 में आपको इस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, जिसको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया था उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। इससे आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी निकल के। देन आपको क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए जो भी कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आया था आपका स्टेप 2 से, उससे कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दीजिएगा, जिसको हम नेट एसेट्स भी कहा करते हैं। तो गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और इस तरह से आपकी गुडविल निकल आएगी। कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का कोई रोल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर बात। अब बात करते हैं अबाउट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो देखिए बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। आप लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड अभी सीखा ही था, तो उसके अंदर आपने देखा ही था कि हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, वो निकाल लेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ निकाला है। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल रेट बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, थर्ड स्टेप में आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। ये शुरू के तीनों स्टेप जो हैं वो सुपर प्रॉफिट मेथड वाले ही हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना होगा। एंड लास्टली आपको गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जगह 100 बाय नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड होता तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता मैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, मगर क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है तो मैंने सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया 100 बाय नॉर्मल रेट से, और इस तरह से हमारी गुडविल निकल आई। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, इसको ढंग से नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में इन स्टेप्स को।
क्योंकि सुनने और देखने से समझ तो आता है, लेकिन पक्का करना है तो आप साथ साथ लिख भी लीजिएगा, और इसे लंबे समय तक रिटेन करना बहुत ज़रूरी होता है इसको रिटन फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ताकि आप आगे भी इन द फ्यूचर, आप जरूरी नहीं कि मेरे इस वीडियो को ही बार बार देखें, आप अपने नोट कर रखा होगा तो इस नोट के वैसे ही आप दोबारा देख के इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। पहले बुक्स के भी, जो बुक में दिया हुआ है, जो भी आप बुक से पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। एंड देन जो भी आप सैम्पल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उनसे कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। बच्चों एक मेथड ये भी होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, काफ़ी कम पूछा जाता है ये, इसलिए इसको मैं आप लोगों से जो है इन शॉर्ट ही डिस्कस कर रहा हूँ, बस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसमें होता क्या है कि पहले जो भी नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं वो लिख लीजिए, मतलब जैसे 2020, 21, 22, 22, 23, इस तरह से। फिर उनके प्रॉफिट लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर उनकी वेटेज लिख लीजिए, जो कि आमतौर पे 1, 2, 3, 4 इस तरह से होती है। सबसे पुराने को 1 और सबसे नए वाले को जो भी होगा, अगर 4 साल है तो नए वाले को 4 मिल जाएगी, सबसे नए वाले को 5 साल है तो सबसे नए वाले को 5, 3 साल है तो सबसे नए वाले को 3। फिर ये जो प्रॉफिट और वेटेज होते हैं, हर ईयर के प्रॉफिट को उसकी वेटेज से मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट इंटू वेटेज करके। ठीक है बच्चों, फिर जो भी प्रोडक्ट आया उसका सम कर लीजिए, जो भी वेटेज आया उसका सम कर लीजिए, और फिर क्या करना है आपको वो समझिए। फिर आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेटेज। सम ऑफ प्रोडक्ट जो यहाँ से आया, सम ऑफ वेटेज जो यहाँ से आया, उससे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया। और गुडविल निकालने के लिए बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो है गुडविल निकल आएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। आइए अब जान लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में काम आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपका कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने में भी काम आता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो आइए वो निकालना कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। उसको निकालने के लिए बच्चों आपके पास 2 अप्रोचेज होते हैं, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक होती है एसेट साइड अप्रोच। तो पहले बात करते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच की। तो जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैं या पार्टनर्स करंट अकाउंट हैं, अगर दोनों हैं दोनों को जोड़ लीजिएगा। अगर कैपिटल अकाउंट है तो सिर्फ कैपिटल को लीजिएगा। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो दोनों होंगे, कैपिटल अकाउंट भी होंगे, करंट अकाउंट भी होंगे। और हो सकता है इनके कोई डेबिट बैलेंसेस भी होंगे, तो क्रेडिट बैलेंस तो प्लस हो जाते हैं, डेबिट बैलेंसेस माइनस हो जाते हैं। ठीक है, कैपिटल या करंट अकाउंट के। उसके बाद अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स हैं तो उन्हें प्लस कर दीजिएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वो फ्री हैं तो। ठीक है, अगर वो यूज़ में हो जाते हैं सारे, जिस पर्पज़ के लिए उनको बनाया गया है, अगर उसमें सारे यूज़ हो चुके हैं फिर तो अलग बात है। अगर वो उनको यूज़ करने के बाद बच गए हैं या उनको किसी यूज़ में नहीं आए तो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेट लॉसेज होगा तो माइनस कर दीजिएगा, जैसे पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई ओल्ड गुडविल होगी तो उसे भी माइनस कर दीजिएगा, ओल्ड गुडविल हो जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही होती है। और कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी तो वो भी माइनस कर दीजिएगा। ये होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। प्रॉफिट्स वो पार्टनर्स कैपिटल प्लस करंट अकाउंट माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल और करंट अकाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस ओल्ड गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक बात याद रखिएगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कुछ नहीं बता रखा है तो आपसे नॉन ट्रेड ही लीजिएगा, ट्रेड कर रखा है तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, उसे माइनस मत करिएगा। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में कोई नोट नहीं है तो उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए एसेट साइड अप्रोच पे। तो एसेट साइड अप्रोच में आपको अपनी सारी एसेट्स लेनी है, इन एसेट्स को छोड़ के। किसको छोड़ के? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, पुरानी गुडविल को और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। एक्चुअली होता क्या है कि एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो होते हैं बैलेंस शीट में एसेट्स अपीयर कर रहे होते हैं, मगर ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, दैट्स वाई इनको हम हटा दिया करते हैं या इंक्लूड ही नहीं करते टोटल एसेट में से। ठीक है, टोटल एसेट में से उनको माइनस कर दीजिए, या फिर इंडिविजुअली अगर आप एसेट जोड़ रहे हैं तो इनको ऐड ही मत करिएगा, इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं तो इनको ऐड ही मत करिएगा, टोटल एसेट ले रहे हैं तो उसमें से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, एसेट्स को इंडिविजुअली ले रहे हैं तो इग्नोर करिएगा, इनको माइनस मत करिएगा, और अगर एसेट्स का टोटल में से कर रहे हो तो माइनस करिएगा। और माइनस जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ है उन्हें माइनस कर दीजिएगा, आपका यहाँ से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था कैपिटल एम्प्लॉयड का वो फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है बच्चों,
ठीक है, उन्हीं की वजह से बच्चे जो है गुडविल निकालने में दिक्कत करते हैं, लेकिन अगर आप वो पॉइंट ढंग से समझ लोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपको कोई एबनॉर्मल गेन दे रखा है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है तो क्या करना है, उसको माइनस कर देना है प्रॉफिट में से, उस साल के प्रॉफिट में से जिस साल कोई एबनॉर्मल गेन या नॉन ऑपरेटिंग इनकम अर्न हुई है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो इनको प्लस करना है उस साल के प्रॉफिट में जिस साल ये हुए हैं। ठीक है, अगर किसी भी साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसे तो माइनस करिएगा, मगर ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो उसे प्लस करिएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए है, ये ओपनिंग स्टॉक के लिए है बच्चों। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसे प्लस करिए, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो माइनस करिए। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। किसी एसेट को अगर आपने पहले गलती से एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था तो उसे आप प्लस करिएगा। ये सब काम प्रॉफिट्स में करने हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। किसी एक्सपेंस को अगर आपने किसी एसेट को अगर आपने पहले एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था तो उसे आप प्लस करिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, मगर उस पर लगने वाले डेप्रिसिएशन को माइनस करिएगा। और डेप्रिसिएशन के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि जिस भी गिवन ईयर में गलती हुई है उस साल तो माइनस होगा, और साथ के साथ सक्सेसिव ईयर्स में से ही माइनस होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। तो केवल उसी साल नहीं, उससे आने वाले साल में भी आप माइनस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे या रिटर्न डाउन से, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। सपोज ये गलती तीसरे साल हुई थी तो तीसरे साल भी माइनस करेंगे, चौथे साल भी, पांचवें साल भी, बट पहले दूसरे साल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आपने एक्सपेंस को गलती से एसेट मान लिया हो तो आप उसे माइनस करिए, मगर डेप्रिसिएशन अगर लगाया होगा तो जब वो एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन को लगाया तो डेप्रिसिएशन प्लस करिए स्ट्रेट लाइन मेथड से या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। और केवल गिवन ईयर में नहीं, सक्सेसिव ईयर के प्रॉफिट्स में भी आपको ऐड करना होगा। एसेट को गलती से पहले एक्सपेंस मान लिया था तो प्लस करिए, मगर डेप्रिसिएशन माइनस करिए, और डेप्रिसिएशन गिवन ईयर के साथ साथ सक्सेसिव ईयर से भी किया जाएगा। एक्सपेंस को गलती से एसेट मान लिया था तो अब माइनस करिए प्रॉफिट में से, मगर उसके डेप्रिसिएशन को प्लस करिए। जब वो एसेट था ही नहीं तो डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया, प्लस करिए, और प्लस सक्सेसिव ईयर्स में भी किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी अगर गलती दूसरे साल हुई है तो दूसरे, तीसरे, चौथे, तीसरे साल हुई है तो तीसरे, चौथे, पांचवें, मतलब जितने भी आगे के ईयर्स होंगे वो। ठीक है बच्चों, एक्सपेंस जो पहले माइनस होना रह गया था तो उसे अब माइनस कर दीजिएगा। ऐसा एक्सपेंस जो पहले ओमिटेड हो गया था डिडक्ट होने से, तो भूल गए थे आप, तो अब माइनस कर दीजिए उसको प्रॉफिट में से। अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि पार्टनर्स को भी कोई रेम्यूनरेशन दिया जाना है तो उसे भी आप माइनस कर दीजिए। अब रेम्यूनरेशन हर साल सेम है तो सीधा सीधा एवरेज प्रॉफिट में माइनस करिएगा। अगर किसी एक साल देना रह गया था तो उसी साल में से माइनस करिएगा। हर साल के रेम्यूनरेशन लगे हैं तो फिर अलग जाकर माइनस करिएगा। ठीक है, और एक और ख़ास बात बता दूँ कि रेम्यूनरेशन एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो अगर जिस साल लॉस हुआ है तो उस साल माइनस मत करिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई फ्यूचर मेंटेनेबल कॉस्ट के बारे में आपको बताया हुआ है, कोई जैसे फ्यूचर मैनेजमेंट कॉस्ट या कुछ भी ऐसा कि जो आगे इनकर्ट करनी पड़ सकती है, तो उसको भी माइनस करिएगा फ्रॉम द प्रॉफिट्स। इन 8-9 पॉइंट्स को बच्चों ध्यान रख लीजिए, इनको लिखते भी जाइए साथ साथ आप लोग। दोबारा रिकॉल कराए तो अब नॉर्मल गेन होगा तो माइनस, लॉस है तो प्लस, क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यूड है तो माइनस, मगर ओपनिंग स्टॉक और वैल्यूड है तो प्लस, अंडरवैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक प्लस, मगर अंडरवैल्यूड ओपनिंग स्टॉक माइनस, एसेट गलती से एक्सपेंस माना था तो प्लस, मगर डेप्रिसिएशन माइनस, एक्सपेंस गलती से एसेट माना था तो माइनस, मगर डेप्रिसिएशन प्लस, कोई एक्सपेंस माइनस होने रह गया था तो अब माइनस करिए, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर माइनस करिए, फ्यूचर मेंटेनेबल एक्सपेंस या मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस है, वो उसे ही माइनस करिए। कुछ बातें और ध्यान रख लीजिए, फिर हमारा ये वीडियो ओवर हो जाएगा। वो बातें क्या हैं ढंग से देख लीजिए। जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो उससे अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। यानी 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग स्टॉक ईयर, अगला वाला जो ईयर होगा 20-21, जो 31 मार्च 21 को एंड होगा, उसके लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी ये बात भी काम आ जाती है। ठीक है बच्चों, दूसरे साल का क्लोजिंग स्टॉक तीसरे साल का ओपनिंग है, तीसरे साल का क्लोजिंग स्टॉक चौथे साल का ओपनिंग स्टॉक है। इस बात को याद रखिएगा, काम आ जाएगी। और ये जो लास्ट में चीज़ें लिखी है मैंने, ग्रिड और दिल जो लिखा है, अब देखिए इनकी फुल फॉर्म समझेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए मैंने बनाया हुआ है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉर्मल इनकम, पहले इनको समझ लेते हैं। इनके लिए मैंने नाम बनाया ग्रिड। ग्रिड का जी होता है गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट, आर से रेंट रिसीव, आई से इंटरेस्ट रिसीव, डी से डिविडेंड रिसीव।
ये सब नॉन ऑपरेटिंग या एबनॉर्मल इनकम्स होती हैं, दैट्स वाई इनको हम माइनस करा करते हैं, तो मैंने बता ही रखा था, लेकिन इनके एग्जांपल्स आपको ग्रिड से याद रहेंगे। गेन ऑन सेल, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। मैंने जो कैश फ्लो वाला चैप्टर पढ़ाया है बच्चों को, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मेरे वो स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने उसमें ग्रिड का क्या मतलब बताया हुआ है। दिल का मतलब समझा देता हूँ। डी से डोनेशन है, आप चैरिटी वगैरह भी ले सकते हैं। आई से कोई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स या बोरोइंग्स, वो सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं इसलिए। एल से एक एल है लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, यानी कोई अबनॉर्मल लॉस के लिए। और अगला एल है लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट और लॉस ऑन सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, ये सब वगैरह। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप इन पॉइंट्स को साथ साथ लिख भी लीजिए। एक अच्छा खासा लुक ले लीजिए ये वाला। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक्स में। बहुत फ़ायदा होगा जब ये आपकी नोटबुक्स में लिखा होगा, आपको बार बार मेरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अपना लिखा रहेगा तो फ्यूचर में आप कभी भी रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू बच्चों।